नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 2020 का पूर्ण विश्लेषण किया गया है। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सभी क्वेश्चन को लिया गया है। और अगर आप एक पेरेंट हैं या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जानने में आपकी दिलचस्पी है, तब भी आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझाया गया है। और हमारा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो के ज़रिए नई शिक्षा नीति 2020 आपको पूर्णतः समझ में आए। और इसी आशा और इसी प्रयास के साथ हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, देश भर में विद्यालयों और उच्च शिक्षा व्यवस्था में नई शिक्षा नीति 2020 को लाने का क्या मकसद है। आइए हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में है हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म, कहने का मतलब परिवर्तनकारी सुधार। ऑप्शन बी प्रोमोटिंग थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कहने का मतलब सिद्धांतीय शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी में है हमारा लिमिटिंग एजुकेशन टू एटलीस्ट लैंग्वेज, कम से कम भाषा में शिक्षा को सीमित करना। और ऑप्शन डी है हमारा नॉन ऑफ दीज, कहने का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म, कहने का मतलब कि नई शिक्षा नीति 2020 का मकसद जो है वो परिवर्तनकारी सुधार लाना है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति 2020 को किस तिथि को मंजूरी मिली थी। ऑप्शन ए में हमारा 30 जुलाई, ऑप्शन बी 28 जुलाई, ऑप्शन सी 29 जुलाई, ऑप्शन डी 1 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 29 जुलाई। 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले कैबिनेट में नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली थी। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है। तो आपको बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, यानी कि क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है, तो शिक्षा मंत्रालय। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में नई शिक्षा नीति की कितने वर्षों के बाद घोषणा की गई। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, 34 वर्ष के बाद नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अब ये जो प्रश्न था हमारा कि भारत में नई शिक्षा नीति की कितने वर्षों के बाद घोषणा की गई, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, 34 वर्ष के बाद घोषणा की गई। अब ये 34 वर्ष कहाँ से आ गया, तो हम लोग अगले क्वेश्चन में समझते हैं इसको। आप लोग क्वेश्चन को बारीकी से देखते जाएं। ओके, तो हमारा जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, वो ये कहता है कि भारत में पहली बार शिक्षा नीति कब बनाई गई थी। तो आपको बता दें कि 1968 में भारत में पहली बार शिक्षा नीति बनाई गई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 1968 में भारत में पहली बार शिक्षा नीति बनाई गई थी। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में 1968 के बाद दूसरी बार नई शिक्षा नीति कब बनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कौन ऑप्शन सही है, तो डी, 1986 में भारत में दूसरी बार नई शिक्षा नीति बनाई गई थी। आपको बता दें कि इसी शिक्षा नीति को 1992 में, कब, 1992 में संशोधित किया गया था, यानी कि कुछ सुधार किया गया था, बहुत बड़ा लेवल पे यानी कि सुधार नहीं किया गया था, तो ये उतना चर्चा में नहीं रहा। तो भारत में दूसरी बार जो है वो नई शिक्षा नीति कब लाई गई थी, तो 1986 में। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस नई शिक्षा नीति 2020 की नींव कब रखी गई थी। अब यहाँ से भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, तो आप इसे भी ध्यान से समझें और देखें। क्वेश्चन क्या कहता है कि नई शिक्षा नीति 2020 की नींव कब रखी गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, अक्टूबर 2015 में इसकी नींव रखी गई थी। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, हम लोग अगले प्रश्न में देखेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है
किनके अध्यक्षता में अक्टूबर 2015 में नई शिक्षा नीति के विकास क्रम से जुड़ी समिति बनी थी? तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में है प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन सी स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम। यहाँ पर टैपिंग एरर है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर एस होगा। और ऑप्शन डी है स्मृति ईरानी। तो आपको बता दें कि जो अक्टूबर 2015 में नई शिक्षा नीति के विकास क्रम से जुड़ी जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम, जो कि पूर्व कैबिनेट सचिव भी थे। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा TSR सुब्रमण्यम कमेटी, सॉरी यहाँ पर टैपिंग एरर है, यहाँ पर एम नहीं एस होगा, जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, यानी कि जहाँ जहाँ एस होना चाहिए वहाँ एम हो गया, यानी कि ये टैपिंग एरर है ना, तो इसके लिए सॉरी। अब हम लोग अपने प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न हमारा ये है कि TSR सुब्रमण्यम कमेटी अपनी रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कब सौंपती है? तो आपको बता दें कि जो अक्टूबर 2015 में सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 7 मई, कब? 7 मई 2016 को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। और जो आपको बता दें ये जो नई शिक्षा नीति जो बनी है 2020, इसमें सुब्रमण्यम कमेटी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आइए अब हम लोग कुछ सुब्रमण्यम कमेटी के महत्वपूर्ण सुझाव को जानते हैं। इसमें एक सुझाव ये था कि एक स्वायत्त शिक्षक नियुक्ति बोर्ड का बोर्ड बनाया जाए। वो इसलिए कि शिक्षकों की जो भारी कमी थी उसमें कुछ सुधार किया जा सके, इसलिए एक स्वायत्त शिक्षक नियुक्ति बोर्ड बनाया जाए। उसके बाद शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 4 साल का BEd कोर्स का प्रस्ताव था, यानी कि सुझाव था। उसके बाद वार्षिक परीक्षा प्रणाली समाप्त करने का सुझाव, हर 10 साल में शिक्षण लाइसेंस का नवीनीकरण का सुझाव। उसके बाद UGC जैसी संस्थाओं की भूमिका बदलने की सुझाव यादी थी, किसमें? तो सुब्रमण्यम कमेटी में। अब आपको बता दें कि जून 2017 में एक और कमेटी बनती है और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे। और ये जो समिति बनी थी वो अपनी रिपोर्ट केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को 31 मई 2019 को सौंपती है। अब आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दें कि अक्टूबर 2015 में एक कमेटी बनती है जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो TSR सुब्रमण्यम थे। उसके बाद एक कमेटी और बनती है जून 2017 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। और ये जो है वो अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को सौंपते हैं किन्हें? तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को। अब आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए और आशा है हमें कि आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। हमारा अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 के तर्ज पर बैचलर और मास्टर कार्यक्रम कितने वर्ष का एकीकृत होगा? तो आपको बता दें कि 5 वर्ष का एकीकृत होगा बैचलर और मास्टर कार्यक्रम। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि शिक्षा क्षेत्र में GDP का कितना प्रतिशत निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6% जो है वो शिक्षा क्षेत्र में GDP का निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। अब आइए अब हम लोग नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा को समझते हैं। अब हम लोग इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। ये जो ढांचा ये हमारा पिछला अकादमी ढांचा है जो 10+2 के फॉर्मेट पर चलता था, तो इस पे हम लोगों को बात नहीं करना है क्योंकि इससे हम लोग सभी कोई रूबरू हैं। तो हम लोग बात करेंगे नया शैक्षणिक अकादमी ढांचा के बारे में। तो आपको बता दें जो आने की कहने का मतलब इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे, ओके। तो जो नया शैक्षणिक अकादमी ढांचा होगा वो 5+3+3+4 के फॉर्मेट पर चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये 5 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो इसे फाउंडेशनल स्टेज बोला जाएगा। इसमें भी बच्चे 3 साल प्ले में रहेंगे, इसमें बस खेलना कूदना पेंटिंग वगैरह सीखना होगा। उसके बाद 2 साल में क्लास 1 और फिर 2 में जाएंगे और फाउंडेशनल स्टेज में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर है कि फाउंडेशनल स्टेज में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। अब दूसरा प्रीपैरेटरी स्टेज होगा। ये जो 3 साल का है
ये जो स्टेज कहलाएगा वो प्रिपरेटरी स्टेज कहलाएगा। इसमें बच्चे 3 साल रहेंगे, क्लास 3 से 5 तक। क्लास 2 तक तो फाउंडेशनल स्टेज में रहे और क्लास 3 से 5 तक प्रिपरेटरी स्टेज में रहेंगे। इसमें बच्चे मदर लैंग्वेज में और नेशनल लैंग्वेज में पढ़ सकेंगे। इस स्टेज में एग्ज़ाम शुरू होगा, यानी कि इस स्टेज में जो है वो एग्ज़ाम होना प्रारंभ हो जाएगा। आइए अब हम लोग इस 3 को समझते हैं। अब आता है मिडिल स्टेज, इसे क्या बोला जाएगा? मिडिल स्टेज। ओके, इसमें भी बच्चे 3 साल रहेंगे, क्लास 5 तक तो प्रिपरेटरी स्टेज में रहे। मिडिल स्टेज में क्लास 6 से 8 तक रहेंगे। इसमें बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग, मैथ्स, साइंस, आर्ट्स और वोकेशनल सिखाया जाएगा। वोकेशनल करने का मतलब कि बच्चों को जो बच्चों में है वो स्किल डेवलप करवाया जाएगा। ओके, ये था हमारा ये 3, जिसे क्या बोला जाता है? मिडिल स्टेज। अब आता है हम लोगों का स्कूली शिक्षा का लास्ट स्टेज, जिसे क्या बोला जाता है? सेकेंडरी स्टेज। अब हम लोग सेकेंडरी स्टेज के बारे में समझते हैं। तो इस स्टेज में बच्चों को 4 साल रहना होगा, क्लास 8 तक तो मिडिल स्टेज में रहे। सेकेंड स्टेज में यानी कि सेकेंडरी स्टेज में क्लास 9 से 12 तक रहेंगे। इस स्टेज में बच्चे कोई भी सब्जेक्ट अपने मन से चूज कर मतलब कि करके पढ़ सकेंगे। और एग्ज़ाम, इसमें जो एग्ज़ाम होगा सेकेंडरी में वो सेमेस्टर सिस्टम से होगा, यानी कि बच्चों को 6 महीना के बाद एग्ज़ाम देना होगा। पहले 1 साल के बाद एग्ज़ाम देना होता था। इससे क्या होता था कि बच्चों को सिर्फ एक बार प्रेशर पड़ता था दिमाग पर कि जैसे मान के चलिए कि मार्च में एग्ज़ाम है तो जनवरी फरवरी में पढ़े रगड़ के पूरा तो वो कर लेते थे। लेकिन अब क्या है कि हर 6 महीना पर एग्ज़ाम होगा, जो कि सेमेस्टर सिस्टम कहलाता है। ओके, तो अब मेहनत, थोड़ा एग्ज़ाम का प्रेशर होगा और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मतलब कि एग्ज़ाम को देखते हुए बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। तो इस स्टेज में जो है सेकेंडरी स्टेज में वो एग्ज़ाम सेमेस्टर सिस्टम से होगा। अब जो है यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ कुछ वही पॉइंट लिखे हुए हैं कि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है, मतलब इस नीति के तहत। उसके बाद नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और जो है शिक्षा का एक मजबूत बुनियाद जो है वो तैयार करना उद्देश्य है। अब आइए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों के मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है? तो आपको बता दें कि 85% जो है बच्चों में वो 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान से इसे देखें। प्रश्न है, NCERT द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए कितने भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा? तो आपको बता दें कि 2, कितने भागों में? तो 2 भागों में उचित यानी कि उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ आपको बता दें कि 0 से 3 वर्ष यानी कि 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक अलग से सब फ्रेमवर्क बनाया जाएगा और 3 से 8 साल के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए में प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी श्री रमेश पोखरियाल, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। तो आपको बता दें कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल हैं, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। श्री रमेश पोखरियाल भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्री कहलाते थे। और आपको बता दें कि ये जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं ये भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं और सूचना प्रसारण मंत्री हैं। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नई शिक्षा नीति कब तक लागू हो जाएगी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 2021-22 तक जो है वो नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
नई शिक्षा नीति में विश्व के टॉप कितने यूनिवर्सिटीज़ को भारत में कैंपस को स्थापना करने का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए है हमारा टॉप 200, ऑप्शन बी में है टॉप 50, ऑप्शन सी में है टॉप 100 और ऑप्शन डी में है टॉप 226। तो आपको बता दें कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को भारत में कैंपस की जो है वो स्थापना करने का प्रस्ताव है नई शिक्षा नीति में। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि स्कूलों में GER कब तक 100% करने का लक्ष्य रखा गया है? कहने का मतलब है कि एडमिशन लेकर बीच में छोड़ना या एडमिशन ही नहीं लेना, इसमें बहुत बड़ा सुधार किया जाएगा। तो ये 100% करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो आपको बता दें कि 2030 तक इसको 100% करने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा उच्च शिक्षा में GER कब तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपको बता दें कि 2035 तक उच्च शिक्षा में GER जो है वो 50% करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से किस कोर्स को नई शिक्षा नीति 2020 में हटाने का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए में हमारा MPhil, ऑप्शन बी PhD, ऑप्शन सी B.Ed, ऑप्शन डी उपरोक्त A और B दोनों। तो आपको बता दें कि MPhil को नई शिक्षा नीति 2020 में हटाने का प्रस्ताव रखा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही होगा, MPhil को हटाने का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है हमारा नई शिक्षा नीति के अनुसार BA या BSc का कोर्स कितने वर्षों का होगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 या 4 वर्ष का होगा। आपको बता दें कि इसमें भी है कि पहले क्या होता था कि अगर आप बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिए तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता था, लेकिन अब क्या है कि अगर आप 1 वर्ष तक पढ़ाई किए हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप 1 वर्ष तक पढ़ाई किए हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 वर्ष तक पढ़ाई किए हैं तो डिप्लोमा मिलेगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर 3 वर्ष तक पढ़ाई किए हैं तो डिग्री मिलेगा, और अगर 4 वर्ष तक किए हैं तो डिग्री प्लस शोध के साथ मतलब कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नई शिक्षा नीति के तहत किस कक्षा से कंप्यूटर कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी, है ना? तो ये भी इम्पोर्टेंट पहल है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपको बताए थे कि नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6 से कंप्यूटर कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि कक्षा 9 से 12th तक की परीक्षा अब किस आधार पर कराई जाएगी? ऑप्शन ए में है हमारा सेमेस्टर सिस्टम, ऑप्शन बी एनुअल सिस्टम, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ और ऑप्शन डी नन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सेमेस्टर सिस्टम से अब कक्षा 9 से 12th तक की परीक्षा ली जाएगी। एक पॉइंट है हमारा यहाँ पर, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हर PhD छात्र को मतलब कि यहाँ पर अलग है, क्या बोलता है कि हर PhD छात्र को शिक्षण की एक कोर्स करवाने का प्रस्ताव रखा गया है इस नई शिक्षा नीति 2020 में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर करने का प्रयास करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।